हेलो एवरीवन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो यहीं से हम लोग छोड़े थे और यहीं से पकड़ेंगे। दोस्तों, हम लोग 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे थे और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए थे और दूसरा क्वेश्चन हम लोग पार्ट नंबर 2 के लिए छोड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आज करने वाले हैं, हम लोग पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा, कोर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। हम लोग को दो डिफरेंस पूछा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस बताओ एंड कोर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पहले वैलिड था अब वॉइड हो चुका। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था अब वॉइड हो चुका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इनफोर्सेबल बाय द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओनली। मतलब किसी के साथ गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है, मेरे गले पे चाकू रख के अगर मुझसे साइन करवाया गया है तो मैं उस साइन को नहीं मानूंगा, मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगा। इसको बोलते हैं दोस्तों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे सकता हूं, मेरे में इतना ताकत है, वन पार्टी में इतना ताकत है, एक पार्टी में इतना ताकत है कि वो वॉइड करार दे सकता है। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओनली। ठीक। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा सेक्शन रहता है? देखिए, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज आई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैलिडिटी, नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग और बिकम्स वॉइड लेटर। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वॉइड नहीं रहता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड रहता है, पहले वैलिड रहता है, पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो गया। ठीक है, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है बाद में वॉइड हो जाता है। ठीक है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी, तो वैलिड अंटिल द एग्रीव्ड पार्टी चूजेस टू वॉइड इट। जब तक एग्रीव्ड पार्टी इसको वॉइड नहीं करार करता है तब तक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। ठीक है, वैलिड रहता है। जब तक दुखी पार्टी, जो दुखी पार्टी है, मान लो कि मेरे गले में चाकू रख के किसी ने साइन करवाया ना, जब तक मैं इसको वॉइड ना करार करूं तब तक ये वैलिड रहेगा, तब तक ये वैलिड रहेगा। इसके बाद कंसेंट, मे और मे नॉट इन्वॉल्व कंसेंट और इन्वॉल्व लैक ऑफ फ्री कंसेंट। ठीक है, फिर लीगल इफेक्ट, कैनॉट बी इन्फोर्स्ड बाय आइदर पार्टी। मतलब एक या दो पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकता इसको, और कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द वन पार्टी, इसको एक पार्टी इन्फोर्स कर सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एक पार्टी इन्फोर्स कर सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है जज साहब, मेरे को न्याय दीजिए। और यहाँ पे कोई एक पार्टी इन्फोर्स नहीं करता है, कैनॉट बी इन्फोर्स बाय आइदर पार्टी। ठीक है, एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट, टू परफॉर्म एन इनलीगल एक्ट। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए इनलीगल एक्ट परफॉर्म कर रहा है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो ये क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो शुरू से ही वॉइड रहता है, तो शुरू से क्या रहता है? वॉइड रहता है। ठीक है, एंड ए कॉन्ट्रैक्ट साइन अंडर थ्रेट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इतना आप पढ़ लीजिएगा तो काम बन जाएगा। इतना आप पढ़ लीजिएगा, काम काम बन जाएगा। 5 पॉइंट पढ़ना है आपको, 5 पॉइंट याद रखिएगा। 5 पॉइंट इसका पढ़ना है, 5 पॉइंट इसका पढ़ना है। कोर्सन अनड्यू इन्फ्लुएंस देखते हैं। कोर्सन अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? कोर्सन का मतलब मेरे गले के नीचे चाकू रख के किसी ने साइन करवाया है, कोर्सन इसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है? यूज ऑफ फिजिकल फोर्स और थ्रेट्स टू कंपेल समवन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कोर्सन का मतलब होता है कि मेरे से कोई जबरदस्ती किया है कि साइन कर। कोर्सन का मतलब होता है मेरे से कोई जबरदस्ती, फिजिकल फोर्स और थ्रेट्स का इस्तेमाल किया है, मेरे को कोई डराया है, धमकाया है कि साइन कर। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में यूज ऑफ मेंटल प्रेशर और मॉरल डोमिनेंस टू इन्फ्लुएंस कंसेंट। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटली टॉर्चर, मेंटली प्रेशर किया है, इमोशनल अत्याचार किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, सेक्शन डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोर्सन क्या है? कोर्सन कहाँ पे डिफाइंड है? डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो डिफाइंड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन याद रखना आपके लिए एक फायदेमंद डील बन सकता है, एक पॉइंट बढ़ सकता है सेक्शन याद रख के। कोर्सन का सेक्शन डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन सेक्शन 16 में कवर्ड है। ठीक है, नेचर और प्रेशर,
फिजिकल और अनलॉफुल थ्रेट्स जैसे ब्लैकमेल थ्रेट्स, ये सब क्या है? ये सब भैया कोर्सन का एग्जांपल है कि भैया मेरे को डरा रहा है, मेरे को धमका रहा है, मेरे को मार रहा है, मेरे को पीट रहा है। ये क्या है? कोर्सन। कोर्सन इसको बोलते हैं, कोर्सन। और इमोशनल अत्याचार कर रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है हम लोगों को, ये क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। रिलेशनशिप रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता। कोर्सन कोई भी आपको कर सकता है। रास्ते में एक गुंडा भी आपके गले के नीचे चाकू रख देगा, बोलेगा साइन कर। कोर्सन में कोई भी रिश्ता का, कोई भी रिलेशनशिप का जरूरत नहीं है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में बेटा रिश्ते का जरूरत है। रिक्वायर्स ए प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट और डोमिनेंस। ठीक है? रिक्वायर्स ए प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट और डोमिनेंस। कंसेंट ऑब्टेन थ्रू फियर और थ्रेट, मतलब यहाँ पे देखिए कंसेंट कैसे मिलता है। कोर्सन में कंसेंट कैसे मिलता है? कोर्सन में हाँ कैसे भरते हो तुम? डर से हाँ भरते हो। वो डरा रहा है, वो तुम्हारे कनपट्टे पे बंदूक रखा है कि हाँ बोल, तो हाँ बोलते हो तुम और कंसेंट देते हो तुम। कोर्सन में डर से हाँ देते हो। और अंडर इन्फ्लुएंस में तुमको मैनिपुलेट किया जाता है, तुमको इन्फ्लुएंस किया जाता है। अंडर इन्फ्लुएंस में तुमको मैनिपुलेट किया जाता है बेटा, मैनिपुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा एक, और इतना सारा पॉइंट लिखने के बाद आपका हो जाएगा। ठीक है? 6 पॉइंट लिख दीजिएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ। कोर्सन में कौन प्रूफ करता है कि मेरे साथ गलत हुआ है? कोर्सन में कौन प्रूफ करता है? एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो प्रूफ करता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में लाइस ऑन द पार्टी टू ए डोमिनेंट पोजीशन टू प्रूव नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब जो डोमिनेंट पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो किया है, जो इमोशनल अत्याचार किया है, वो प्रूफ करता है कि हमने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। ठीक है? तो बेसिकली आप 6 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा। आगे आगे बात करते हैं कि डिफाइन ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर क्या होता है एंड व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। ऑफर क्या होता है और ऑफर के क्या क्या रूल्स होते हैं? ऑफर के क्या क्या रूल्स होते हैं? एंड हाउ एंड व्हेन कैन बी ऑफर बी रिवोक्ड, और एक ऑफर रिवोक कब हो जाता है, रिवोक कब हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑफर के बारे में पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view abstaining the consent of that other to such an act or abstinence is said to be an make an proposal। तो ऑफर का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ करने को कहता है, कुछ करने को कहता है, या किसी प्रस्ताव में शामिल होने को कहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ऑफर। कि क्या ये फोन तुम खरीदोगे क्या? ये क्या है बाबू? ऑफर। क्या तुम ये फोन खरीदोगे क्या? इसको क्या बोलते हैं? ऑफर। सिंपल डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इन सिंपल टर्म्स, ये भी लिख सकते हो। इन सिंपल टर्म्स एन ऑफर इज अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय वन पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्टेन टर्म्स। मैंने तुमको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए बोला कि क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे क्या, विद द इंटेंशन दैट इट शैल बिकम बाइंडिंग एज सूल बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। ठीक है? मैंने दूसरा पार्टी को ऑफर किया, क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे क्या? क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे क्या? बेसिकली तो आप सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बना बना के भी लिख सकते हो इसको। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। या लेकिन सेक्शन याद रखिएगा, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। जब एक पर्सन अपना इच्छा दूसरों को जाहिर करता है फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make an proposal। ठीक है? लीगल रूल्स ऑफ ए ऑफर। लीगल रूल्स क्या क्या है? रूल्स क्या क्या है? मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर का सबसे पहला रूल कि लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए। द ऑफर मस्ट शो ए क्लियर इंटेंशन टू बी लीगली बाउंड इफ एक्सेप्टेड। ये टर्म्स मस्ट बी डेफिनेट एंड क्लियर। तो जो कुछ भी टर्म्स है, जो कुछ भी टर्म्स है, वो डेफिनेट रहना चाहिए या क्लियर रहना चाहिए, स्पेसिफिक रहना चाहिए, स्पेसिफिक रहना चाहिए, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। टर्म्स मस्ट बी डेफिनेट एंड क्लियर। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफर को मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया तो काहे का ऑफर? द ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज द ऑफर बिफोर एक्सेप्टिंग इट। तो ऑफरी को पता होना चाहिए कि मैंने क्या ऑफर दिया, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, वरना कैसे वो एक्सेप्ट करेगा? ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। ठीक है? ऑफर ओरल रिटर्न भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। इट मे बी थ्रू वर्ड्स, ओरल, रिटन और कंडक्ट।
इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब लिखा हुआ या बोला हुआ भी रह सकता है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसमें बोलने की जरूरत ना पड़े। ऑफर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें बोलने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली तुम कर लो। जैसे टैक्सी में तुम चढ़ गए, टैक्सी में तुम चढ़ गए बेटा, तो भाड़ा तो देना पड़ेगा ना, बोलेगा तुमको क्या? बस में तुम चढ़ गए, भाड़ा तो देना पड़ेगा, ये क्या इम्प्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। फिर ऑफर मस्ट नॉट कंटेन ए टर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफर में कि तुम एक हफ्ते तक अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा तुम एक्सेप्ट कर ली। तुम एक हफ्ते तक अगर कोई जवाब नहीं दी तो मैं मान लूंगा तुम एक्सेप्ट कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक हफ्ते तक, एक महीने तक जवाब नहीं दी, मैं मान लूंगा तुम एक्सेप्ट कर लोगी। ये सब नहीं होगा, ठीक है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ऑफर वेग नहीं होना चाहिए, वेग और अनसर्टेन ऑफर नॉट इन्फोर्सेबल। ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है, मैं कंडीशंस लगा सकता हूं ऑफर में, लेकिन एक्सेप्टेंस में कंडीशंस नहीं होना चाहिए। ऑफर में मैं कंडीशंस लगा सकता हूं कि मेरा फोन खरीदोगे क्या, लेकिन 5,000 में खरीदना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगाए, मेरा फोन खरीदोगे क्या, लेकिन 5,000 में खरीदना पड़ेगा, मैं 5,000 मांगूंगा। यहाँ पे क्या है, कंडीशंस मैंने लगा दिया। ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग एंसेंट, मतलब ऑफर ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि सामने वाला कुछ बोले, हाँ कि ना कुछ तो बोले। ऑफर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को देख के मैंने ऑफर बनाया और सामने वाला हाँ ना कुछ तो बोले। ओके, ये लीगल रूल्स है, ये लीगल रूल्स है। फिर बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मतलब मैं ऑफर विथड्रॉ कर रहा हूं। मैंने जो ऑफर दिया है मैं उसको विथड्रॉ कर रहा हूं। मैं बोला कि क्या तुम ये 5,000 का फोन खरीदोगे, उसका हाँ बोलने से पहले मैंने उसको विथड्रॉ कर लिया, उस ऑफर को मैंने विथड्रॉ कर लिया। मैंने एक चिट्ठी में लिख के दिया क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे, और वो चिट्ठी को पोस्ट कर दिया। फिर जब तक वो एक्सेप्टेंस पहुंचे तब तक मेरा रिवोकेशन वाला लेटर पहुंच गया, नहीं नहीं ये ऑफर मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऑफर मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऑफर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मतलब होता है, रिवोकेशन मींस विथड्रॉइंग द ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। As per Section 5 of the Indian Contract Act, an offer can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete against the offerer. ठीक है, जब तक उसके पास वो मैसेज नहीं पहुंच गया, जब तक उसके पास वो मैसेज नहीं पहुंच गया, किसके पास? ऑफरी के पास। जब तक ऑफरी के पास वो मैसेज नहीं पहुंच गया और ऑफरी ने हाँ नहीं बोल दिया, उसके पहले अगर तुम मना कर दोगे कि नहीं नहीं हम ऐसे ही मजाक किए थे, ऑफर वॉफर कुछ नहीं है, उससे पहले अगर मना कर दोगे तो काम चल जाएगा। रिवोकेशन का मतलब तुम ऑफर विथड्रॉ कर रहे हो बेटा, विथड्रॉ कर रहे हो। जब तक उसके पास एक्सेप्टेंस पहुंच गया, उसके पहले तुम अगर मना मना कर दे तो चलेगा, कोई दिक्कत। मेथड्स ऑफ रिवोकेशन क्या होता है? मेथड्स ऑफ रिवोकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले बाइक, अच्छा रिवोकेशन कैसे हो सकता है? ऑफर का रिवोकेशन कैसे हो सकता है? ऑफर का मैं रिवोकेशन करना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ ऑफर को, तो कैंसिल कैसे हो सकता है? या तो आप कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस डाल दो, या तो आप नोटिस दे दो कि मैं ये ऑफर को विथड्रॉ कर रहा हूं, मैं ये कैंसिल करना चाहता हूं, तुम एक्सेप्ट मत करना। बिफोर एक्सेप्टेंस आप क्या कर दो? बिफोर एक्सेप्टेंस आप ये इन्फॉर्म कर दो कि मैं ये ऑफर को कैंसिल करना चाहता हूं। बाय लैप्स ऑफ टाइम, मान लो कि टाइम इतना बीत गया, वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो रिवोकेट हो जाता है ऑफर, ऑफर कैंसिल हो जाता है। मतलब मैंने उसको ऑफर किया था 1 साल पहले और 1 साल बाद आके वो जवाब दे रहा है, तब तक तो भैया ऑफर कैंसिल हो जाएगा, लैप्स ऑफ टाइम। बाय फेलियर ऑफ द कंडीशंस, कंडीशन प्रेसिडेंट है, मतलब मान लो कि मैंने जो कंडीशन रखा था उसको वो मान नहीं रहा है, उसको वो मान नहीं रहा है। इफ द ऑफर वाज कंडीशनल एंड द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, द ऑफर इज रिवोक्ड। मैंने जो कंडीशन रखा था उसको वो मान नहीं रहा है। एंड बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, if the offeree learns of the offerer death or insanity before acceptance, the offer is revoked। ठीक है, मान लीजिए ऑफरर का ही डेथ हो गया, ऑफर जो दिया था उसका ही डेथ हो गया, तो एक्सेप्टेंस अब करके क्या होगा? ऑलरेडी रिवोक हो गया वो। बाई काउंटर ऑफर, मान लीजिए कि मैंने ऑफर दिया और साथ सामने वाला भी एक ऑफर दे दिया। इफ द ऑफर मेक्स ए काउंटर ऑफर देन द ओरिजिनल ऑफर इज कंसिडर्ड रिजेक्टेड। मतलब मैंने बोला कि 12,000 में तू मेरा फोन खरीद ले। वो बोला 12,000 तो नहीं होगा, 10,000 में देना है तो दो। वो बोला कि 10,000 में देना है तो दो। फिर होता है बाय रिजेक्शन, उसने खुद रिजेक्ट कर दिया, ऑफर ही खुद रिजेक्ट कर दिया, तो ऑफर क्या हो गया? रिवोक हो गया, रिवोक हो गया।
बाय रिवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले अगर रिवोक हो गया तो ऑलरेडी रिवोक हो गया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, कितना पॉइंट्स याद करना है, रिवोकेशन का पॉइंट याद करना है और 7 पॉइंट याद कर लीजिएगा, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट्स। अच्छा अब क्या पढ़ेंगे भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन कोर्सन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक विद एग्जांपल। देखिए जरा ध्यान से, कोर्सन का मतलब क्या होता है, कोर्सन का मतलब मेरे को किसी ने वो धमकाया है, डराया है। कोर्सन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन फोर्सिंग समवन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को कोई डरा रहा है, धमका रहा है कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पड़ेगा, मतलब होना पड़ेगा, बस तो बस। मेरे को कोई डरा रहा है, धमका रहा है, जो डराना धमकाना इंडियन पीनल कोड में फॉरबिडन है, मना है, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत जन डरा रहा है, धमका रहा है कि तुमको इधर साइन करना पड़ेगा, तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा, तुमको ये एग्रीमेंट में आना पड़ेगा, तब ये क्राइम है, कोर्सन, इसको हम लोग बोलते हैं कोर्सन। कोई मार रहा है, कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्सन बोलते हैं। इसका की पॉइंट्स क्या है, इन्वॉल्व्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रेशर, बहुत जन फिजिकल प्रेशर या साइकोलॉजिकल प्रेशर दे रहे हैं। मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कोर्स्ड पार्टी, ठीक है, जिसके साथ कोर्सन हुआ है, मान लो कि मेरे साथ कोर्सन हुआ है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कोर्ट भाई मेरे साथ गलत किया गया है, मेरे साथ छलबाजी करके साइन किया गया है। एग्जाम्पल, ए थ्रेटन्स टू हार्म बी अनलेस बी साइन इज ए कॉन्ट्रैक्ट, बी साइंस अंडर फियर, ठीक है। ए ने बी को डराया कि तू अगर साइन नहीं करेगा तो तेरे को मार दूंगा मैं, और बी वो डर के साइन कर दिया, बी वो डर के साइन कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्सन। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्सन। अब बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑकर्ड व्हेन वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड uses that position to gain an unfair advantage। अगर एक पार्टी दूसरा पार्टी को इमोशनल अत्याचार कर रहा है, इमोशनली अत्याचार कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे एग्जांपल आपको दिए थे, जैसे एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए कि पापा प्रॉपर्टी के चक्कर में मान लीजिए इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, तुमको साइन करना पड़ेगा, किसी भी हिसाब से साइन करना पड़ेगा, तुम मेरा कैसा बेटा है, कोई कोई इमोशनल अत्याचार आप पे कर रहा है नॉर्मली, जैसे डॉक्टर, पेशेंट, गार्जियन, वार्ड, कोई भी, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अंडू इन्फ्लुएंस। कोई आप पे मेंटल प्रेशर बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडू इन्फ्लुएंस। तो अंडू इन्फ्लुएंस भी रॉन्ग है और ये वॉइडेबल होता है, ये वॉइडेबल होता है। अंडू इन्फ्लुएंस ऑकर्ड व्हेन वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड यूजेस द पोजीशन टू गेन एन अनफेयर एडवांटेजेस। तो की पॉइंट्स इसका पढ़ लीजिएगा। कॉमन इन फिड्यूसरी रिलेशनशिप, जैसे मान लीजिए डॉक्टर पेशेंट, गार्जियन वार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंसेंट इज नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वॉइडेबल हो जाता है। देखिए एग्जांपल, ए स्पिरिचुअल गुरु कन्विंसेस ए डिवोटी फॉर डोनेट ऑल प्रॉपर्टी। मान लीजिए एक गुरु ने पूरा ये माइंड वॉश कर दिया, ठीक है, ब्रेन वॉश कर दिया पूरा, बोला कि सारा का सारा प्रॉपर्टी डोनेट कर दो। तो ये क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है बाबू, अनड्यू इन्फ्लुएंस वॉइडेबल है अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी के मेंटल प्रेशर में आके, किसी के इमोशनल अत्याचार में आके, किसी के इमोशंस में आके आप जो कुछ कर देते हो तो वो नहीं चलेगा, उसको आप वॉइडेबल करार कर सकते हो। फ्रॉड, फिर बात कहाँ आती है, फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स एनी एक्ट कमिटेड विद द इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और टू इंड्यूस देम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई आपको फर्जी करके, कोई आपको फ्रॉडगिरी करके अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स एनी एक्ट कमिटेड विद द इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और इंड्यूस विद द एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फ्रॉड में क्या क्या रहता है, इंक्लूड फॉल्स स्टेटमेंट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, बहुत सारा फैक्ट्स को छुपाया जाता है, प्रोमिसेस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, प्रोमिसेस रखा जाता है, प्रोमिसेस किया जाता है लेकिन कोई इंटेंशन नहीं रहता। बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस क्या करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं कि हम आपके बेटे को, हम आपके लड़के को प्लेसमेंट देंगे, लेकिन प्लेसमेंट नहीं नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉड। मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एंड मे लीड टू द डैमेज, ठीक है। फिर होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन इज द फॉल्स स्टेटमेंट मेड इनोसेंटली, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है किसी का, इसमें कोई गलती किसी का भी नहीं है, लेकिन गलती से गलती हो गया,
ठीक है, एग्जाम्पल दिए थे ना कि एक मान लो कि ब्लू गाड़ी है, एक मान लो मेरे पास काला गाड़ी है। एक आदमी आया, हम कार सेल कर रहे थे, हम कार सेल कर रहे थे ब्लू वाला, लेकिन वो काला वाला देखा। हम उसको दिखा रहे हैं यहाँ से कि भाई ये वाला कार हम सेल करने वाले हैं। वो समझा कि काला वाला, वो समझा काला वाला कार सेल करने वाले हैं। तो ये क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। Misrepresentation is the false statement made innocently without intent to deceive, but which still includes other party to enter into contract। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें नो इंटेंशन टू चीट, कोई यहाँ पे चीट नहीं कर रहा है, बस गलती हो गई, बस भूल भुलौआ हो गया, बस गलती से कुछ गलत चीज दिखा दी है। नो इंटेंशन टू चीट बट स्टिल मिसलीड्स द अदर पार्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट इज voidable बट नो damages unless negligence is proven। ठीक है, फिर होता है मिस्टेक। मिस्टेक को ऑलरेडी बताया, एक होता है बायलैटरल मिस्टेक और एक होता है यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक जब दोनों आदमी मिस्टेक करता है, जब दोनों आदमी बोथ द पार्टीज जब मिस्टेक करता है उसको बायलैटरल मिस्टेक बोलते हैं। वो क्या होता है? वॉइड होता है, वो वॉइड होता है। और यूनिलैटरल मिस्टेक वॉइडेबल होता है, नॉट वॉइडेबल होता है, नॉट वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। अगर एक पार्टी मिस्टेक किया है तो उसके वजह से दूसरा पार्टी को सजा नहीं मिलेगा, नॉट नॉट वॉइडेबल। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। अब देखिए, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से डिस्चार्ज होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज व्हेन द लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज कम टू एन एंड। ठीक है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है तब लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज कम टू एन एंड। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी डिस्चार्ज होता है जब लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज एंड होने की कगार पे हो, एंड होने की कगार पे हो। So this means the contract is no more enforceable and the parties are free from any duties under it। एग्जाम्पल है कि जैसे कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, व्हेन बोथ पार्टी फुलफिल्स देयर ऑब्लिगेशंस एज एग्रीड द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। जब दोनों के दोनों पार्टी अपना कर्तव्य निभा दे, अपना ऑब्लिगेशंस निभा दे, अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड नेचुरल मोड ऑफ डिस्चार्ज। इसको मोस्ट कॉमन नेचुरल मोड बोलते हैं डिस्चार्ज का। ठीक है, फिर एक होता है बेटा डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो पार्टीज में म्यूचुअली एग्री टर्मिनेट और ऑल्टर द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन एंड रेमिशन। ठीक है, नोवेशन का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देना। नोवेशन का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के बदले नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। रेजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल करो। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है उसमें कुछ टर्म्स चेंज करो। और रेमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली ये है। तो सबसे पहले तो होता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, जब दोनों के दोनों पार्टी ने ये तय कर लिया कि भाई सुनो, अब हम लोग सारा का सारा काम कर लिए हैं, अब डिस्चार्ज करते हैं। एक होता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों के दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, दोनों के दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, फिर जाके भी डिस्चार्ज होता है, जैसे कि नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन। नोवेशन का मतलब इस ओल्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट को फेंकते हैं और एक इसके बदले में नया वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। रेसिशन का मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल करते हैं। ऑल्टरेशन का मतलब चेंजिंग टर्म्स। रेमिशन का मतलब एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर एक होता है डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, जब वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए, जब वो परफॉर्मेंस अब नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इफ ये परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू द अनफोर्सन इवेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। ठीक है, फिर होता है डिस्चार्ज बाय द लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय द लैप्स ऑफ टाइम, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट में अगर वो नहीं हुआ, ये परफॉर्म नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, फिर होता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ठीक तरीके से फॉलो नहीं हुआ बेटा, लॉ ठीक तरीके से फॉलो नहीं हुआ, सर्टेन लीगल इवेंट्स कैन ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मान लो कि किसी किसी का डेथ हो गया, किसी का इंसॉल्वेंसी हो गया, किसी का मर्जर हो गया, किसी का अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन हो गया, फिर डिस्चार्ज हो जाता है। किसी का डेथ हो गया, किसी का इंसॉल्वेंसी हो गया, किसी का मर्जर ऑफ राइट्स हो गया, तो क्या होता है कि डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
फिर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई धोखाधड़ी कर दिया है, कोई पार्टी धोखाधड़ी कर दिया है तो वो भी एक डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, उसको भी एक डिस्चार्ज बोलते हैं। When one party fails to perform their obligation, the other party may treat the contract as discharge, includes actual breach and anticipatory breach. ये सब नहीं पढ़ना है, इतना इतना नहीं पढ़ना है। 6 पॉइंट्स पढ़िएगा, 6 पॉइंट्स, इसका 6 पॉइंट्स पढ़ के जाइएगा आप लोग। चलिए आइए देखिए, अब बोला है कि शॉर्ट नोट्स ऑन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है। एज पर सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contingent contract is a contract to do or not to do something depending on the happening or non happening of the future uncertain event। जैसे मैंने वादा कर दिया कि अगर तुम्हारा घर जला तो हम 10,000 रुपया देंगे, तो वो जलने या ना जलने पे डिपेंड है, घर जलने या ना जलने पे डिपेंड है कि हम 10,000 रुपया देंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? एज पर सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कुछ फ्यूचर में होने वाला है या नहीं होने वाला है उस पर डिपेंड करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कि हम तुमको 10,000 रुपया देंगे अगर तुम्हारा घर जल गया, तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ड ऑन द कोलेट्रल इवेंट, ये इवेंट पे बेस करता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बिकम्स इन्फोर्सेबल ओनली व्हेन द इवेंट ऑकर्स, जब वो इवेंट ऑकर होगा, जब वो इवेंट सच में ऑकर होगा तभी वो इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ए एग्रीज टू पे बी for 10,000 if B's house burned down। फिर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए रियल कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट ए लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पार्टी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, ठीक है। सिंपल सा बात है, अगर मान लो कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल तुमने गलती से दे दिया, तुम मुझसे रिफंड मांगोगे ना कि भैया आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने गलती से दे दिया, मेरे को पे कर दो। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल तूने गलती से मान लो दे दिया, तो तू मेरे से मांगेगा ना कि भैया मैंने आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल गलती से दे दिया, प्लीज ये दे दो। इसको बोलते हैं दोस्तों कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एक रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पार्टी है बाय द एक्सपेंस ऑफ अदर। मैंने गलती से तुम्हारा एक्सपेंस कर दिया, मैंने गलती से तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, तो मैं तुमसे मांगूंगा ना, इसको बोलते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सब की फीचर याद कर लीजिएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिनिटी। Contract of indemnity is a contract where one party promise to compensate the other for the loss caused by the promisor conduct or by the conduct of other person। मान लो कि एक आंटी का घर जल गया, सुनो, एक आंटी का घर जल गया, मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया कि आंटी मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, इसको मैं बोलूंगा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिनिटी। घर मेरे वजह से जला था, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आंटी मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको कंपनसेट करूंगा, जो भी लॉस हुआ है ना मैं आपको कंपनसेट करूंगा। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी यही तो करती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिनिटी, कि तेरा घर जलेगा कंपनसेट मैं करूंगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरेंस एग्रीज टू कवर लॉस। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? यही तो करती है, तेरा अगर घर जलेगा तो मैं कंपनसेट करूंगा। इन्वॉल्व्स टू पार्टी, एक तो आइडेमनिफायर एंड आइडेमनिफाइड, प्रोटेक्ट अगेन एंड एंटिसिपेटेड लॉस। एन एग्जांपल हो गया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर एग्रीज टू कवर लॉस। एक होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है? ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन बेलर टू अनदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस अंडर द कंडीशन दैट द गुड विल बी रिटर्न और डिस्पोज्ड एज इंस्ट्रक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ये बोलता है दोस्तों कि अगर किसी का भी खो गया है, किसी का भी सामान कुछ खो गया है, किसी का भी सामान, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ये बोलता है बेटा कि किसी का भी कुछ सामान खो गया है बेटा, तो उसकी केयर करो, उसको संभाल के रखो और उसको अपने असली मालिक तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं होता इंडिया में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ये बोलता है कि किसी का भी कुछ भी सामान खो गया है तो उसको संभाल के रखो,
उसको संभाल के रखो। तुम्हारा फर्ज ये नहीं है कि उसका सामान को यूज करना, उसको संभाल के रखो, उसके मालिक को खोजने की कोशिश करो। इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है। क्योंकि तुम ओनर ओनर नहीं हो, ठीक है, तुम ओनर नहीं हो। यहाँ पे होता है इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, मतलब मैंने तुमको, सुनो, मैंने तुमको फोन दिया है, मैंने तुमको ये फोन दिया कि तू इसे संभाल के रख, तो तेरा ये फर्ज है कि भाई तू इसको संभाल के रखेगा, संभाल के काम करेगा। तू मालिक नहीं है इसका, मैं मालिक हूं। मैंने जस्ट पोजीशन दिया, ओनरशिप तुझको नहीं दिया है। ठीक है। मैंने मान लो कि मैंने मान लो जो मेरा कपड़ा सिलता है, मैंने उसको कपड़े दिए, उसका ये ड्यूटी है कि वो कपड़ा को बढ़िया तरीके से सिले। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मैं अपना सामान किसी दूसरे इंसान को दे रहा हूं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरे को सही सलामत वो चीज को रिटर्न करे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और एक होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब क्या होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज व्हेन वन पर्सन यानी एजेंट इज ऑथोराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर प्रिंसिपल। ठीक है। मान लीजिए बाटा स्टोर में जाते हो तो बाटा स्टोर का मालिक मिलता है क्या आपको? बाटा में जाते हो तो बाटा का क्या मालिक मिलता है क्या? क्या वहां पे मालिक बैठा रहता है? नहीं, एजेंट बैठा रहता है। तो एजेंट मतलब क्या होता है? एजेंट के पास वो पूरा का पूरा ऑथोरिटी रहता है कि वो प्रिंसिपल का जगह पे बैठ सके। हर एक स्टोर पे जाते हो, हर एक बाटा स्टोर पे जाते हो तो वहां पे एजेंट रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी उसी को बोलता है। एजेंट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द ऑथोरिटी, जितना उसके पास पावर रहेगा, जितना उसके पास ऑथोरिटी रहेगा, उतना वो एक्ट करेगा। प्रिंसिपल इज बाउंड बाय एजेंट्स एक्ट। ठीक है। तो प्रिंसिपल, एजेंट मान लीजिए गलत एक्ट कर दिया, अगर कुछ गलत काम कर दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की ही रहेगी। ए प्रॉपर्टी डीलर सेलिंग लैंड ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, सिंपल सा बात है। ये क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, a contract of agency is when one person is authorized to act on behalf of the other to create legal relation with a third party. Agents act within the scope of the authority. Principal is bound by agents act, a property dealer selling lands to the behalf of the owner। तो बेसिकली हो गया बेसिक। ठीक है। तो इतना पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा आप लोग का। इतना हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए, काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच। एक कमेंट जरूर कर देना, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।